गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिर्फ IAS। साथियों, शंकर IAS की इन्वायरमेंट के इस 9th एडिशन में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं प्रसन्ना वर्मा आज आपके लिए लेकर आई हूँ इसका चैप्टर 18 जिसका नाम है ओशन एसिडिफिकेशन। तो आइए शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें। छोटा चैप्टर है इसलिए हम इसको एक ही पार्ट में कंप्लीट कर लेंगे साथियों। तो स्टार्ट करेंगे, हम समझते हैं कि ये ओशन एसिडिफिकेशन होता ही क्या है। डिटेल से आपको बेस से समझाती हूँ। देखिए, आपको कई चीज़ें कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में मैंने बताई हैं। एक तो ये कि हमारे पेड़ जो होते हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट कार्बन सिंक का काम करते हैं, इनके अंदर बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड स्टोर होती है। दूसरा, ये ओशन बहुत सबसे बड़ा समझ लीजिए इम्पोर्टेंट रिजर्वॉयर है कार्बन डाइऑक्साइड का, अच्छी खासी क्वांटिटी। आप ये समझो कि जो भी ह्यूमन एक्टिविटीज़ के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है उसका करीब 1/3 हिस्सा ओशन अपने में एब्जॉर्व कर लेते हैं। और इससे हमारा जो एक क्लाइमेट चेंज है इसको बहुत रैपिडली चेंज होने में, मतलब वार्मिंग की तरफ बढ़ने में बहुत मददगार साबित होते हैं कि ये बैलेंस रह पाता है कुछ हद तक। क्योंकि हम लोग तो अब यही है कि दाल में नमक की जगह नमक में दाल खा रहे हैं, लेकिन तब भी ये लोग ओशन बहुत अच्छा इसके बारे में काम करता है। तो अब आप कहेंगे मैम टॉपिक तो है ओशन एसिडिफिकेशन का, इसका मतलब क्या होता है? देखिए, इसका मतलब ये होता है जब ओशन की केमिस्ट्री में कोई बदलाव आए, मतलब ओशन का pH लेवल कम हो जाए, मतलब कि हाइड्रोजन आयंस मान लो बढ़ जाए ओशन के अंदर, तो इससे कहते हैं कि लोअरिंग द ओशन pH लेवल। और कैसे? ड्रिवन बाय अपटेक ऑफ कार्बन कंपाउंड्स बाय द ओशन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। और ये किस वजह से इसका जो है pH लेवल लोअर हो रहा है, लोअरिंग ऑफ ओशन pH हो रहा है? कैसे? कार्बन कंपाउंड्स को ये एब्जॉर्व कर रहा है, ठीक है, ओशन कहाँ से? एटमॉस्फेयर से, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है कि जैसे जैसे एटमॉस्फेयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और ज़्यादा बढ़ेगी और ओशन उसको और ज़्यादा खुद के अंदर लेगा, तो वैसे क्या होता है कि हाइड्रोजन आयंस का जो कॉन्सेंट्रेशन है ओशन के अंदर वो बढ़ने लगता है। और जो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन कार्बन आयंस का क्या होने लगता है कि डिक्रीज होने लगता है। तो जो pH है ओशंस का वो भी डिक्रीज होने लगता है और ओशन क्या हो जाते हैं? लेस एल्कलाइन हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? कम एल्कलाइन हो जाते हैं। और इसी को हम बोलते हैं ओशन एसिडिफिकेशन, ठीक है। ये कहानी आप समझ गए कि क्या होता है एक्चुअली में ओशन एसिडिफिकेशन। अब आगे बढ़िए। कार्बन डाइऑक्साइड का इफेक्ट क्या होता है ओशन एसिडिफिकेशन पे, ये देखिए आप यहाँ पे। ये सब आप देख रहे हो कि क्या हो रहा है, किस तरीके से ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ये देख लीजिए इस तरीके से यहाँ कंपाउंड आ रहा है, कार्बनिक आयन, ये देखिए इससे बन रहा है। तो अब यहाँ पे जो मेन बात आती है कि कार्बन डाइऑक्साइड का इफेक्ट क्या होता है इस ओशन एसिडिफिकेशन पे, वो आपको समझाती हूँ, ठीक है। देखिए, सिंपली जो अपटेक है एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड का, ये होता है एट द रेट एक्सीडिंग द नेचुरल बफरिंग कैपेसिटी ऑफ द ओशन। अब क्या मामला क्या है कि ओशन नेचुरली भी एब्जॉर्व करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का, है ना। ऐसी बात नहीं है कि नहीं लेते हैं या कुछ ओशन जो है कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्व नहीं करते, करते हैं। बट मामला क्या है कि इतनी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड है और इसको जब लेते हैं, जब भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड इनके अंदर आने लग जाती है, तो ये नेचुरल बफरिंग कैपेसिटी ओशन की जो है वो डिस्टर्ब कर देती है, उसके ऊपर चली जाती है। और pH जो ओशन के सरफेस वाटर का होता है वो कम हो जाता है करीब 0.1 pH यूनिट से। इसका मतलब कि 26% इंक्रीज होता है ओशन के हाइड्रोजन आयन के कंसंट्रेशन में। जब से समझ लीजिए देखने को मिला है, जब से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया है तब से। अब जो ओशन आज के टाइम पे करेंटली इसका pH करीब 8.0 के आसपास है, इसलिए ये आज के टाइम पे बेसिक हैं अपने नेचर में और ये नियरली इम्पॉसिबल केमिकली है उन सारे चीज़ों के लिए जो एक्चुअली जिससे
pH लेस देन 7.0 हो, है ना। अब क्या करें, है ना। तो इसलिए वाई डू वी देयर फॉर रिफर टू ओशन एसिडिफिकेशन। अब बात आती है कि हम इसको ओशन एसिडिफिकेशन क्यों कह रहे हैं। एसिडिफिकेशन का यहाँ बात मैम कहाँ से आ रही है। देखो वजह ये है, एसिडिफिकेशन जो होता है ये डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल ट्रेंड रिगार्डलेस ऑफ द स्टार्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है ना। बस जिस हिसाब से चीज़ें चल रही हैं, कहाँ से शुरू हो रही है इससे मतलब नहीं है। मतलब एसिडिफिकेशन बेसिकली यहाँ पे इसका मतलब हुआ कि रिफर करेगा लोअरिंग पीएच फ्रॉम एनी स्टार्टिंग पॉइंट टू एनी एंड पॉइंट ऑन द पीएच स्केल। मतलब पीएच स्केल है, उसमें पीएच लेवल का कम होना, कोई भी स्टार्टिंग पॉइंट हो और किसी भी एंड पॉइंट तक, सिंपली। तो अब यहाँ पे इतनी बात समझिए। अच्छा, इफेक्ट में यहाँ पे एक चार्ट दिया है जो कि यहाँ नहीं दिया, थोड़ा सा इसके माध्यम से आपको समझा दे रही हूँ, आप यहाँ पे देख लीजिएगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ी तो उससे क्या हुआ, ओशन एसिडिफिकेशन हुआ, तो उससे कोरल रीफ ग्रो नहीं हो पाती हैं। और दूसरी बात कि प्लैंकटन का प्रोडक्शन कम हो जाता है, और जब प्लैंकटन का प्रोडक्शन कम होगा तो फिशरीज भी लेस प्रोडक्टिव हो जाएंगी। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं। अच्छा, हम इन्फ्लुएंस जो दूसरे अदर फैक्टर्स का है उसको भी समझेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड की तो बुराई बहुत करते हैं, बट उसके पहले एक टॉपिक है जो कहता है फॉर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ये क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट के क्या फॉर्म्स कौन कौन से हैं समझिए। यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट के दो डिफरेंट फॉर्म्स देखने को मिलते हैं। एक को हम बोलते हैं कैल्साइट और दूसरे को बोलते हैं एरेगोनाइट, ठीक है, एरेगोनाइट। तो ये दो तरह के हैं, कैल्साइट और एरेगोनाइट। अब जो कैल्साइट होता है ये एक मिनरल फॉर्म है जो आपको प्लैंक्टोनिक एल्गे जो होते हैं ना उनके शेल्स में मिलेगा। प्लैंक्टोनिक एल्गे क्या होते हैं, ये हमने पुराने चैप्टर्स में डिटेल से प्लैंक्टॉन्स को समझाया है। इसके अलावा अमीबॉइड प्रोटिस्ट में मिलेगा, कुछ कोरल्स में, कुछ एचनोडर्म्स में, कुछ मोलस्कस में भी, जैसे ऑयस्टर वगैरह में मिलेगा। और ये रिलेटिवली कैल्साइट जो होता है वो रिलेटिवली लेस सॉल्युबल होता है। वही जगह एरेगोनाइट की बात करें, एरेगोनाइट की बात करें तो ये ज़्यादा सोलुबल है, फॉर्म है कैल्शियम कार्बोनेट का। ये आपको ज़्यादातर कोरल्स में मिलता है और ज़्यादातर मॉलस्क में मिलता है, जैसे जो छोटे छोटे प्लैंक्टोनिक स्नेल्स होते हैं, एज वेल एज कुछ स्पीशीज़ एल्गे की, उनमें भी आप इनको पाओगे। चलो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है इन्फ्लुएंस ऑफ अदर फैक्टर्स। अब देखिए कार्बन डाइऑक्साइड के जो है रिएक्शंस के अलावा सी वाटर के साथ और कुछ और भी चीज़ें इफेक्ट डालती हैं इस ओशन एसिडिफिकेशन में। फॉर एग्जाम्पल आता है नाम एसिड रेन का। क्या होती है एसिड रेन? एसिड रेन में दिक्कत क्या होती है, एसिड रेन वगैरह तो हम पहले आपको पढ़ा ही चुके हैं। एसिड रेन जो है ना, इनमें पीएच होता है 1 से लेके 6 तक का, और इसका इम्पैक्ट पड़ता है सरफेस ओशन केमिस्ट्री पे। ओशन का जो पानी है उसका जो सरफेस है, अब उसी पे तो आके एसिड रेन गिरेगी ना, तो ऊपर का जो बैलेंस है वो डगमगा जाता है। इसका जो इफेक्ट पड़ता है वो ओशन एसिडिफिकेशन पे लोकली रीजनली पड़ता है, बट अगर हम देखें पूरे ग्लोब में, अगर देखें विश्व भर में, तो काफ़ी स्मॉल इफेक्ट है इस एसिड रेन का। दूसरी बात आती है यूट्रोफिकेशन की। अब यूट्रोफिकेशन की हम बात करें तो कोस्टल वाटर्स अफेक्ट होते हैं अगर हम एक्सेस न्यूट्रिएंट डालते हैं उसके अंदर। तो यूट्रोफिकेशन, एसिड रेन, हमने ये बहुत डिटेल से लास्ट चैप्टर्स में कवर किया है, तो सीरियसली सबको करते हुए आएगा। एक एक चैप्टर में अगर एक एक कॉन्सेप्ट को डिटेल से पढ़ाएंगे तो चैप्टर भी बहुत लंबा हो जाएगा। तो अब हम बात करेंगे यहाँ पे यूट्रोफिकेशन की। तो देखिए कोस्टल वाटर्स अफेक्ट होते हैं अगर हम एक्सेस न्यूट्रिएंट उसके अंदर डाल दें तो, ठीक है। खासकर मोस्टली क्या चीज़, नाइट्रोजन डाल दें। नाइट्रोजन कहाँ से है, एक्सेस एग्रीकल्चर से, फर्टिलाइजर्स से, सीवेज से। तो ज़्यादा नाइट्रोजन आ गए उसके अंदर तो ज़्यादा न्यूट्रिएंट मिल गए, और यूट्रिफिकेशन जो हुआ उससे जो बड़े बड़े प्लैंक्टन है वो ब्लूम होने लगे। और जब ये ब्लूम कोलैप्स हुआ है ना, और सिंक हुआ सी बेड में, नीचे जाके जो है जब नीचे सेटल हो गया ये, तो यहाँ पे क्या होगा, जो सब्सिक्वेंट रेस्पिरेशन है बैक्टीरिया का। अब देखो बैक्टीरिया क्या काम करता है, बैक्टीरिया ये काम करता है कि वो सिंपली ऑक्सीजन के माध्यम से डिकम्पोज करता है ना, जो भी ये एल्गे लीड्स हैं उनको। तो जब बैक्टीरिया डिकम्पोज करेगा तो जो ऑक्सीजन लेगा, और सी वाटर की ऑक्सीजन वही एब्जॉर्ब खूब सारे मात्रा में कर लेगा। हाँ, क्योंकि इतने बड़े बड़े ये जो है एल्गे प्लैंक्टन ब्लूम हुआ है ना। तो इससे क्या हो गया कि ऑक्सीजन हो गई कम। अब ऊपर की लेयर है, यहाँ पे ऊपर पूरा जो है न्यूट्रिएंट
हो गए हैं एक्सेस, ऑक्सीजन हो गई है कम, ऊपर खूब घिरा हुआ है और ऑक्सीजन डिसॉल्व हो नहीं पा रही है, और जो पानी के अंदर की ऑक्सीजन है उसे जो है डिकम्पोजर्स जैसे बैक्टीरिया वगैरह ने एब्जॉर्व कर लिया है। तो अब पानी में बचा क्या, इंक्रीज देखने को मिला कार्बन डाइऑक्साइड का और डिक्रीज देखने को मिला पीएच लेवल का। ठीक, तो यूट्रोफिकेशन समझे। तो अब ये रिएक्ट कैसे करता है थोड़ा आप ये समझिए। देखिए, जो ओशन एसिडिफिकेशन की मैंने बात करी उसके अंदर कुछ प्रोसेसेस हैं जो होते हैं जब कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करती है सी वाटर के साथ में। ठीक है, अब दो रिएक्शंस पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट है इसमें। पहला, तो जब कार्बोनिक एसिड बनता है विथ सब्सिक्वेंट रिलीज ऑफ हाइड्रोजन आयंस के साथ, ऐसे समझो आप इसको, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। ठीक है, अब यहाँ पे रिएक्शन कैसे हो रहा है, उसके अलावा यहाँ पे देखो ये दोनों आए, अब यहाँ पे 1 सेकेंड, कार्बोनिक एसिड, ओके, फिर उसके बाद हाइड्रोजन आयंस जिसे हम लोग H+ कहेंगे, और इसका रिएक्शन कैसे हो रहा है, HCO3 दैट इज बाइकार्बोनेट आयंस। तो जो रिएक्शन हुआ ना ये, इससे रिलीज होता है हाइड्रोजन आयंस का, और इसी वजह से एसिडिटी बढ़ जाती है पानी के अंदर और पीएच लेवल कम हो जाता है। दूसरा रिएक्शन जो कार्बोनेट आयंस और कार्बन डाइऑक्साइड के बीच में हुआ और पानी के बीच में हुआ, इससे मैंने बताया कि बाइकार्बोनेट आयंस प्रोड्यूस हुए। तो दोनों का जो कंबाइंड इफेक्ट होता है ना इन दोनों रिएक्शन का, वो ना सिर्फ एसिडिटी बढ़ाता है बट साथ में जो कार्बोनेट आयंस है उनकी अवेलेबिलिटी को भी कम कर देता है। ये कहानी हो जाती है इसके अंदर। हाँ, अब देखो, अब बात एक ये आती है कि भाई ओशन एसिडिफिकेशन हो गया मैम, तो इसका अफेक्ट क्या हो जाता है ना, एक सवाल ये भी तो उठता है ना, ओशन एसिडिफिकेशन हो गया तो क्या अफेक्ट है, पहले ये बता देते हैं। देखिए, जब कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है सी वाटर, प्रोड्यूस करने के लिए कार्बनिक एसिड को या बाइकार्बोनेट उसका जो निकलता है उसको और कार्बोनेट आयंस को, तो ये सारे कार्बोनेट आयंस बहुत ज़रूरी होते हैं कैल्सिफिकेशन प्रोसेस के लिए, और इस कैल्सिफिकेशन प्रोसेस के माध्यम से ही बहुत सारे मरीन ऑर्गेनिज्म अपना कैल्शियम कार्बोनेट बनाते हैं ना, ये कैल्शियम कार्बोनेट शेल्स बनाते हैं, स्केलेटन्स बनाते हैं, जैसे कि हार्ड ट्रॉपिकल कोरल्स बनते हैं, कोल्ड वाटर कोरल्स बनते हैं, मॉलस्क बनते हैं, क्रस्टेशियंस बहुत सारे ऐसे हैं, सी अर्चिन्स हो गए, कुछ तरीके के प्लैंक्टन्स, लॉबस्टर्स वगैरह, इन सब का यूज़ करके कैल्शियम कार्बोनेट शेल्स या स्केलेटन्स बनाते हैं। हालांकि ये तो एक नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन जब कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल एटमॉस्फेयर में बढ़ेगा तो इससे पीएच लेवल कम हो जाएगा और जो कॉन्सेंट्रेशन कार्बोनिक एसिड का है वो यहाँ पे बढ़ेगा, बाइकार्बोनेट आयंस बढ़ेंगे, और इससे क्या होगा कि कार्बोनेट आयंस जो हैं उनका कंसंट्रेशन कम हो जाएगा। इसलिए कार्बोनेट आयंस लेस अवेलेबल होंगे और कैल्सिफिकेशन, इसलिए वो बहुत मुश्किल हो जाएगा उसको पाना, है ना। और ये समझ लीजिए एक तरीके से रोक लग जाएगी इस पर। ऐसा कोशिश करो, आप इमेजिन ये करो कि आप घर बना रहे हो, लेकिन आप कोशिश कर रहे हो कि वाइल समवन, आपका जो ईंटें, जिन ईंटों से आप घर बनाते हो, ईंटें कोई चुराता जा रहा है, तो कैसे आप घर बना पाओगे। तो जो ओशन एसिडिफिकेशन का इम्पैक्ट होता है, इसलिए ये बहुत ज़बरदस्त कॉन्सिक्वेंसेस ला सकता है ओशन लाइफ पे और बहुत सारे मरीन स्पीशी पे जो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के हैं। तो इसको रोकना ज़रूरी है। तो कैसे रोक सकते हो, आइए समझते हैं। सबसे पहला तो आप समझ रहे हो प्रॉब्लम सब कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से आ रही है, तो आप कार्बन डाइऑक्साइड को कम कर दो। सरकारी पॉलिसीज़ और ज़्यादा बढ़ें जिन पे हम कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशन पर रोक लगा सकें। हम ऑफ शोर ड्रिलिंग जो होती है उसको जो है किसी तरीके से उसको एलिमिनेट करें, उसको बहुत ज़्यादा बढ़ावा ना दें। एनर्जी एफिशिएंसी को और बढ़ावा देना चाहिए हमें, और हमें कोई दूसरे सोर्स ऑफ एनर्जी जैसे विंड पावर हो गया, सोलर वगैरह हो गया, इन सब की तरफ जो है वो बढ़ना चाहिए। अब यहाँ पे एक नेक्स्ट टॉपिक आता है, वो कहता है सैचुरेशन हॉरिजॉन्स। देखिए बात क्या है कि डीप कोल्ड ओशन वाटर्स ये नेचुरली काफ़ी सैचुरेटेड होते हैं अंडर, कैसे,
मतलब जो नेचुरली होते हैं अंडर सैचुरेटेड विद द कार्बोनेट आयंस, जिसकी वजह से ज़्यादातर जो कैल्सीफाइंग ऑर्गेनिज्म हैं उनके शेल्स जो होते हैं वो डिज़ोल्व हो पाते हैं, ठीक है ना, डिज़ोल्व हो जाते हैं वो। समझिए, डीप कोल्ड ओशन वाटर्स ये नेचुरली अंडर सैचुरेटेड होते हैं विद कार्बोनेट आयंस, जिसकी वजह से क्या होता है, कॉजिंग द शेल्स ऑफ मोस्ट क्लासीफाइंग ऑर्गेनिज्म टू डिज़ोल्व। अच्छा, बेसिकली इसका मतलब मैंने किसी और जोन में कुछ और बता दिया। सिंपली ये समझ लीजिए कि ज़्यादातर जो शेल्स वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं, क्लासीफाइंग ऑर्गेनिज्म, वो उनके शेल्स डिज़ोल्व हो पाते हैं, ठीक है ना। किस वजह से? क्योंकि जो बहुत ही डीप कोल्ड ओशन वाटर्स होते हैं वो नेचुरली अंडर सैचुरेटेड होते हैं विद द कार्बोनेट आयंस, ठीक। तो इससे इस चीज़ में मदद मिलती है। अब होता क्या है, जो ऊपर का पानी होता है, सरफेस वाटर होता है, ये अंडर नहीं होता, ये ओवर सैचुरेटेड होता है कार्बोनेट आयन से, ठीक है ना। और इसकी वजह से क्या होता है कि जो शेल्स होते हैं इन क्लासीफाइंग ऑर्गेनिज्म के, वो जल्दी डिसॉल्व इसमें नहीं हो पाते। और सैचुरेशन हॉरिजॉन क्या होता है? सैचुरेशन हॉरिजॉन वो लेवल होता है जिसके नीचे कैल्शियम कार्बोनेट मिनरल्स डिसॉल्व होते हैं, उनका डिसोल्यूशन होता है, समझे। और वो सारे ऑर्गेनिजम्स जो सरवाइव कर ले जाएं इस कैल्शियम हॉरिजॉन के इस सैचुरेशन हॉरिजॉन के नीचे, ठीक है, जो ऑर्गेनिज्म सरवाइव कर पाए, जिंदा रह पाए इस सैचुरेशन हॉरिजॉन के नीचे, डू सो ड्यू टू स्पेशल मैकेनिज्म, क्योंकि उनके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ स्पेशल चीज़ है जिससे वो यहाँ पे क्या कर पा रहे हैं, वो कैल्शियम कार्बोनेट को प्रोटेक्ट कर पा रहे हैं अपने फ्रॉम डिसॉल्विंग, ठीक है। तो वो लोग रह रहे हैं। अब समझिएगा बात क्या है, इसको सिंपली ऐसे समझिए, ये जो सरफेस वाटर है उस पे यहाँ पे क्या हो रहा है, उस पे जो है वो शेल्स डिसॉल्व नहीं हो रहे हैं इन कैल्सीफाइंग ऑर्गेनिज्म के। क्यों? क्योंकि ये ओवर सैचुरेटेड है विद द कार्बोनेट आयंस, ठीक। अब क्या हो रहा है, एक डीप कोल्ड वाटर जो है वो अंडर सैचुरेटेड है विद द कार्बोनेट आयंस, और यहाँ पे इन कैल्सीफाइंग ऑर्गेनिज्म के शेल्स जो हैं वो डिसॉल्व हुए जा रहे हैं, ठीक। तीसरी बात, सैचुरेशन हॉरिजॉन क्या है, वो एक लेवल जिसके नीचे क्या हो रहा है कि कैल्शियम कार्बोनेट मिनरल्स यहाँ पे डिसॉल्व हो रहे हैं, ठीक है ना। अब इतना समझे। अब कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म भी हैं जो ऑर्गेनिज्म इस सैचुरेशन हॉरिजॉन के नीचे रह भी रहे हैं, क्योंकि उनके अंदर कुछ ऐसा मैकेनिज्म है जिससे उनके कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो डिसॉल्व नहीं हो रहा, मतलब यहाँ पे वो रह रहे हैं लेकिन तब भी उनका जो है वो कुछ ये डिसॉल्व नहीं हो रहा है, ठीक है। तो जैसे जैसे होता क्या है कि ओशन एसिडिफिकेशन बढ़ता है तो ये हॉरिजॉन भी राइज करता है वर्टिकली, है ना। अब ये वर्टिकली बढ़ने लग गया पानी के कॉलम में इतना कि ज़्यादातर कैल्सीफाइंग ऑर्गेनिज्म वो अब ऊपर तो ये वाले जो ऑर्गेनिज्म है वो तो रह रहे थे, उनको तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अब क्या हुआ कि ये वाले जैसे जैसे ये लेवल बढ़ा, ठीक है, यहाँ पे लेवल था, यहाँ पे कुछ ऑर्गेनिज्म थे जो डिसॉल्व नहीं हो रहे थे, लेकिन इन सारी प्रॉब्लम की वजह से, ओशन एसिडिफिकेशन की वजह से ये सैचुरेशन हॉरिजॉन ही बढ़ने लग रहा है। तो बढ़ने की वजह से वो सारे ऑर्गेनिज्म जो अब इस लेयर में थे वो भी कवर हो गए इसके अंदर, ठीक है। तो इनको अब इन ऑर्गेनिज्म को रिस्क ये हो गया कि इनका शेल्स और इनके स्केलेटन ना डिसॉल्व हो जाएं। तो सैचुरेशन हॉरिजॉन जो कैल्साइट का है ये होता है एट अ ग्रेटर ओशन डेप्थ दैन दैट फॉर एरागोनाइट, बट दोनों ही हॉरिजॉन्स एक दूसरे के क्लोज हो जाते हैं टू द सरफेस प्रेजेंटली, जब आप कंपेयर करोगे 1800 के कंपेरिजन में। तो आज की हालत देखिए क्या हो रही है, ठीक है ना। तो ये है कहानी। अब देखो, ओशन एसिडिफिकेशन एंड द शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म फेट ऑफ कार्बन इन द सिस्टम, इसको समझते हैं। देखिए, टाइम स्केल पे अगर हम देखें तो करीब 1 लाख साल से ज़्यादा यहाँ पे नेचुरल बैलेंस मेंटेन रहा, ठीक है। आराम से कार्बन डाइऑक्साइड अर्थ पे आती थी, प्रॉपर वॉल्केनोज भी कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस करते थे। मेन नेचुरल सोर्स ये था कि ऑर्गेनिक मैटर प्लांट और रॉक वेदरिंग ऑन लैंड, इन सब से प्रॉपर चीज़ें हो रही थी। हालांकि जो रॉक वेदरिंग हुई, मतलब वेदरिंग समझते हैं ना, कि मतलब जब पत्थर पड़ा हुआ है उस पर धूप पड़ रही है, पानी पड़ रहा है, और जो सब कुछ उसमें सारी वेदर को वो झेल रहा है, तो उसमें क्रैक्स आते हैं, फिर धीमे धीमे टूटता है ना। तो ये सब चीज़ें वेदरिंग कहलाती हैं। तो बेसिकली बात क्या है कि however rock weathering takes 10,000 of years, so will not remove the current anthropogenic input of carbon dioxide to the atmosphere and ocean fast enough,
ठीक है, क्या हो रहा है कि रॉक वेदरिंग टेक्स 10,000 ऑफ ईयर्स, 10,000 साल लग जाते हैं. सो विल नॉट रिमूव द करंट एंथ्रोपोजेनिक इनपुट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू द एटमॉस्फेयर एंड द ओशन फास्ट इनफ. अभी सोचो कि अगर जिस हिसाब से हम लोग जम कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहे हैं, उतनी तेजी में ये लोग सब एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे. शॉर्टर टाइम स्केल में समझे, अगर हम समझें 1,000 साल के आसपास, तो ओशन ने यहाँ पे क्या किया कि इनके अंदर एक इंटरनल स्टेबलाइजिंग फीडबैक होता है. ठीक है ना, कि ओशन खुद ही कार्बन साइकिल मेंटेन करता है कार्बन रिच सेडिमेंट्स के थ्रू, जिसे कहते हैं कार्बोनेट कंपनसेशन. अब देखिए सीन क्या है कि जो ऊपर की लेयर्स हैं ओशन की, वो सुपर सैचुरेटेड हैं विद दी CO3. ठीक है ना, और मतलब ओवर सैचुरेटेड है ना सरफेस की जो आपकी लेयर्स हैं. तो यहाँ पे क्या होता है कि बहुत ही कम डिसोल्यूशन होता है, वाइल जो डीप ओशन है ये अंडर सैचुरेटेड है, और इसलिए कार्बोनेट रेडली यहाँ डिसॉल्व हो जाता है. तो अब बात क्या है, इन दोनों स्टेट्स के बीच की जो पहली बाउंड्री है उसे बोलते हैं लाइसोक्लाइन. मतलब ये ऐसी गहराई, ऐसी डेप्थ जहाँ पर डिसोल्यूशन स्ट्रांगली बढ़ जाता है गहरे समुद्र के अंदर, डीप ओशन में. और यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट की अगर हम बात कर लें, तो इन द फॉर्म ऑफ डेड शेल्स ये क्या करते हैं कि सिंक हो जाते हैं सी के बेड में. ठीक है, अब इनके स्तर पे आ गए. और अगर इफ इट इज ऑफ शैलो वाटर डेप्थ, तो मेजॉरिटी क्या होता है कि सेडिमेंट बहुत लंबे वक्त तक रह जाते हैं. बट जहाँ पे शेल सिंक कर जाते हैं डीप वाटर में, नियरली सारे ही कैल्शियम कार्बोनेट वहाँ डिजॉल्व हो जाता है. इसलिए क्या होता है कि कार्बन को ये देयर बाय नॉट लॉकिंग द कार्बन अवे फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स. और आज का जो रेट है डिसोल्यूशन का इस एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड का इन ओशन के अंदर, ठीक है, ये रिजल्ट हमारा है जो कि इम्बैलेंस हो गया है ना कार्बोनेट कंपनसेशन डेप्थ का. मतलब ये ऐसी डेप्थ होती है जिसपे सारा कार्बोनेट डिसॉल्व हो जाए. तो अब प्रॉब्लम क्या हो रही है कि जिस हिसाब से इतना इम्बैलेंस हो रहा है, वो उसी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड जिस हिसाब से वो एब्जॉर्ब करता था उसके इम्बैलेंस को भी खराब हो रहा है. तो जैसे जैसे पीएच ओशन का गिरता है, इसकी वजह से क्या होता है कि जो ये लाइसोक्लाइन है, ये जो मैंने बताया आपको, ये जो आपकी इसे कहते हैं जो डेप्थ है जहाँ पे डिसोल्यूशन स्ट्रांगली इंक्रीज करता है इन द डीप ओशन, ये भी जो है शैलो हो रही है. और जो अपना ये कंपनसेशन, ये कार्बोनेट कंपनसेशन डेप्थ है जिसे CCD बोलते हैं, ठीक है, ये भी दिक्कत दे रहा है. इसलिए ज़्यादातर शेल्स जो हैं वो अब सेडिमेंट्स में ट्रैप हो रहे हैं टू अंडर सैचुरेटेड कंडीशन में, जिसकी वजह से कॉजिंग देम टू डिसॉल्व, विच विल हेल्प बफर ओशन एसिडिफिकेशन, बट ओवर अ लॉन्ग टाइम स्केल, मतलब हज़ारों साल लगेंगे इसमें. अब इसी को ही समझते चलिए, इसमें बात आती है कि विनर्स और लूजर्स की बात करते हैं. तो जो ग्रोथ है, लेवल है फोटोसिंथेसिस का कुछ तरह के मरीन फाइटोप्लैंक्टन और प्लांट स्पीशीज़ में, ये बढ़ता है जब ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड लेवल बढ़ता है. ठीक है, बट ऐसा कोई जनरल रूल ऐसा नहीं है इसका. फॉर अदर्स जब हायर CO2 होता है या एसिडिटी बढ़ती है, तो इससे या तो नेगेटिव या तो न्यूट्रल इफेक्ट पड़ जाता है उनके फिजियोलॉजी पे. इसलिए पर्टिकुलर मरीन प्लांट विनर हो जाते हैं, वाइल बाकी जो हैं वो लूज़र हो जाते हैं. कुछ में आपको कोई साइन चेंज का नहीं दिखेगा, बट चेंज तो होगा ना, चेंज आज नहीं तो कभी ना कभी होगा. तो एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड में अगर कमी लाई जाए इसके लेवल में, तो ये बहुत ज़रूरी बात होगी जिससे हम ओशन एसिडिफिकेशन को रोक सकते हैं, इसके पहले कि बहुत देर हो जाए. अच्छा, एक चीज़ समझ लीजिए, ये अपवेलिंग क्या होती है. हाँ, देखिए, सरफेस कोस्टल रीजन्स टाइम टू टाइम पे कुछ अपवेलिंग इवेंट्स को एक्सपीरियंस करते हैं, जहाँ पे डीपर ओशन वाटर सर्कुलेट करता है, जो मतलब एकदम गहराई का जो पानी है वो सर्कुलेट करके आता है ऑन टू द कॉन्टिनेंटल शेल्फ एंड नियर शोर एरिया में, मतलब नियर शोर मतलब किनारों पे आ जाता है, नियर शोर एरियाज में. इससे क्या होता है कि जो प्रोडक्टिव अपर ओशन इकोसिस्टम है,
ये एक्सपोज होता है टू कोल्डर वाटर, नीचे का ठंडा पानी है वो ऊपर आता है जिसमें ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स और ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड है। एज ओशन एसिडिफिकेशन से क्या होता है, अब ओशन एसिडिफिकेशन हो रहा है तो इससे अपर जो ओवर सैचुरेटेड लेयर है सी वाटर की शैलोवर ईच ईयर, जो शैलो हो रही है हर साल, तो ये नेचुरल अपवेलिंग इवेंट जो है वो बहुत जल्दी हो रहे हैं, जिससे अंडर सैचुरेटेड वाटर जो है वो ऊपर आ रहा है एंड ये बह के आ रहा है शोर्स पे, किनारों पे। तो कोस्टल मरीन ऑर्गेनिज्म जो फॉर्म करते हैं शेल्स, अब यहाँ पे इन इवेंट से इनको खतरा है, पीरियोडिकली वो एक्सपोज हो रहे हैं तो सिग्निफिकेंटली डिफरेंट कंडीशंस में ये सारे जो कम्युनिटीज़ हैं उनको अफेक्ट कर रही हैं चीज़ें। तो ये कुछ कहानी मैंने आपको बताई। आपको लेक्चर कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ऑल्सो यू कैन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, यू कैन follow me, you can also join by membership and support me in my work. Apart from it, all the social media platform including WhatsApp are in description box. You can please follow me everywhere. You can watch these videos on Facebook as well. And मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।